हाय दोस्तों, यूपीपीसीएल के 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास। इसमें हमारे सभी वीडियो फ्री प्रदान किए जाते हैं और ये सदैव यूपीपीसीएल पर मुफ्त चलता है। तो दोस्तों, आप यदि हमारे किसी भी वीडियो का पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे चैनल पर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर, और यूपीसीएल 2.0 फ्री ऑनलाइन क्लास चैनल पर डालेंगे तो वहाँ हमारे सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, रिवीजन टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया गया है। आप लोग मेहनत करिए अच्छी तरीके से और पढ़िए और साथ साथ में रिवीजन भी करिए। मैं आज आपको स्पेशल क्वेश्चंस के साथ साथ में रिवीजन क्वेश्चंस भी बताऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए आज के ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से केवल नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों से संबंधित है। तो यहाँ नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित पूछा है। तो यहाँ लिखा है इंड्यूस्ड फैन, सुपर हीटर, इसके बाद लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसको दोस्तों हम ईएसपी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है ना, ईएसपी के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है कि जो ब्रीडर है ना, यहाँ पर सीधे ही रिएक्टर लिखा है, रिएक्टर मतलब होता है परमाणु भट्टी, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन तो सही है। साथ साथ में ये ऑप्शन किससे संबंधित है, ये ऑप्शन किससे संबंधित है, ये दोनों और ये तीसरा। तो दोस्तों, ये दोनों और ये तीसरा ऑप्शन जो है ये आपके संबंधित किससे हैं, ये आपके थर्मल के हैं, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट से संबंधित हैं, ठीक है ना, थर्मल पावर प्लांट से संबंधित हैं। अब इस थर्मल पावर प्लांट को हम क्या कहते हैं, तापीय शक्ति संयंत्र कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, तापीय शक्ति संयंत्र के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो अफवाह चल रही है यूपीपीसीएल की कि ये डेट आ गई है, ये आ गई है, तो दोस्तों जब तक यूपीपीसीएल की मेन वेबसाइट पर डेट नहीं आ जाए तब तक आप किसी की मत मानना। यूट्यूब पर जो समय बर्बाद कर रहे हैं आप, उस समय का आप उपयोग करिए और उसको पढ़िए बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये जो तीन के तीनों पोजीशन है ये किसके लिए उपयोग में लाए जाते हैं, ये तापीय शक्ति संयंत्र के हिस्से हैं। और इनमें इंड्यूस्ड फैन, इसका काम क्या होता है, बाहर की हवा को, ठीक है ना, अंदर लेकर के और एयर प्री हीटर के द्वारा गर्म करके और कहाँ लेकर के जाते हैं, बॉयलर के पास। सुपर हीटर का क्या काम है, सुपर हीटर के द्वारा क्या करते हैं, जो बॉयलर होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये बॉयलर है, बॉयलर में दग्ध गैस है, नीचे यहाँ पर दग्ध गैसें होती है। दग्ध गैसों के द्वारा क्या होता है, इसमें इस चेम्बर में यहाँ पर पानी भरा होता है। अब क्या करते हैं, इस पानी को उबाला जाता है और यहाँ पर स्टीम बन करके आती है। वो स्टीम छोड़ी जाती है किसमें, सुपर हीटर में। तो बॉयलर में क्या होता है कि जो ताप होता है ना दोस्तों, जो ताप होता है ये कम होता है और जो प्रेशर होता है, ठीक है ना, टेम्परेचर जो है ये कम होता है और प्रेशर जो होता है प्रेशर जो है ये भी कम होता है, ठीक है। परंतु सुपर हीटर में क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। जो टेम्परेचर होता है ये भी ज्यादा होता है और प्रेशर होता है ये भी ज्यादा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, बॉयलर में प्रेशर का मान अधिक होता है, दाब अधिक होता है, परंतु ताप जो होता है ये कम होता है, ठीक है ना। दाब अधिक होता है परंतु ताप जो होता है ये कम होता है, ठीक है। बॉयलर में जो ताप है ये कम होता है और दाब जो प्रेशर होता है ये अधिक होता है। और जब सुपर हीटर में ये स्टीम जाती है तो यहाँ ताप और दाब दोनों अधिक हो जाते हैं। याद रखना, सुपर हीटर का काम है, जो स्टीम होती है नमी युक्त, उस स्टीम को, भाप की नमी को अपने अंदर अवशोषित कर लेना। उसके बाद सुपर हीटर से ये स्टीम कहाँ जाती है, एक गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर के बाद कहाँ जाती है, ये टरबाइन के पास जाती है। और टरबाइन के बाद टरबाइन जो है इस स्टीम का उपयोग करके और क्या करता है, इस टरबाइन को हम स्टीम टरबाइन कहते हैं, ठीक है ना, स्टीम टरबाइन कहते हैं। और ये टरबाइन क्या करती है, इस गैस की जो गतिज ऊर्जा है उसको, ठीक है ना, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। और ये यांत्रिक ऊर्जा इसका उपयोग करता है कौन, इसका उपयोग करता है अल्टरनेटर, ठीक है ना, इसका उपयोग अल्टरनेटर द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो गैस यहाँ से बचती है, स्टीम बचती है ना, उसका उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, कंडेंसर में किया जाता है। कंडेंसर में क्या होता है, ताप जो होता है,
ठीक है ना। ये ताप होता है कम हो जाता है और प्रेशर भी कम होता है। ताप और दाब दोनों इसमें कम होते हैं। टरबाइन में ताप समान होता है, यह ताप उच्च होता है, दाब कम हो जाता है। बॉयलर सुपर हीटर में ताप और दाब दोनों अधिक होते हैं। और बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में ताप का मान कम और प्रेशर का मान अधिक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम क्या है, जो चिमनी होती है, ठीक है दोस्त, जो चिमनी होती है ये परवलयाकार होती है, याद रखना। थर्मल पावर प्लांट में जो चिमनी स्थापित की जाती है ये परवलयाकार होती है। कैसी होती है, परवलयाकार, ठीक है ना। चिमनी जो होती है ये परवलयाकार आकृति की होती है, ठीक है। अब इसके निचले स्तर पर यहाँ पर ईएसपी स्थापित किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ईएसपी में एल्युमिनियम की प्लेटें लगी होती हैं और इसमें एक ईएसपी ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम की प्लेटें होती है और ईएसपी ट्रांसफार्मर उपयोग लाया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम है जो ब्लैक धुआं होता है ना, काला धुआं, तो इसको जो है ये व्हाइट धुएं में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये ईएसपी का काम है, किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का काम है। जो काला धुआं होता है ना, जो काला धुआं होता है, ठीक है ना, काला धुआं होता है, इसको सफेद धुएं में, इसमें सफेद धुएं में रूपांतरित कर देता है, ठीक है ना, सफेद धुएं में रूपांतरित कर देता है, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा एक 3 फेज प्रेरण मोटर में, फिर लिखा है खाली स्थान के संबंध में स्टेटर फ्लक्स की सापेक्ष गति शून्य होती है और किसके, रोटर फ्लक्स और स्टेटर फ्लक्स की जो सापेक्ष गति होती है ये 3 फेज के इंडक्शन मोटर में शून्य होती है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया गया, सबसे पहले दिया गया खाली स्थान, इसके बाद बोला है एक ऐसा एकल यंत्र है जो वोल्टा, धारा, प्रतिरोध, डायोड, अग्रवर्ती, वोल्टापात और ट्रांजिस्टर की गेन, ठीक है ना, ट्रांजिस्टर की गेन को मापता है। तो ऐसा इकलौता एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो आपका मल्टीमीटर है, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर जो दो होता है ना दोस्तों, इसको एवीओ मीटर भी कहा जाता है, ठीक है ना, एवो मीटर भी इसको कहा जाता है, एवो भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। मेगर का काम क्या है, मेगर का काम है मेगा ओम में, ठीक है ना, मेगा ओम में प्रतिरोध का मापन, ठीक है ना, मेगा ओम में ये प्रतिरोध का मापन करता है, ठीक है दोस्त। और एमीटर का काम क्या है, ये धारा का मापन करता है, धारा का मापन, ठीक है ना, धारा का मापन, धारा का मापन किसमें करता है, धारा का मापन एम्पियर में करता है, ठीक है ना, धारा का मापन एम्पियर में करता है। और ओम मीटर का काम क्या है, ये प्रतिरोध का मापन करता है ओम में और किलो ओम में, ठीक है ना। ये क्या करता है, प्रतिरोध का मापन करता है, प्रतिरोध का मापन किसमें करता है, ओम या किलो ओम में करता है, ठीक है ना। ओम या के स्थान पर शब्द और का यूज करेंगे यहाँ पर, ओम और किलो ओम में, ठीक है ना, ओम और किलो ओम में ये प्रतिरोध का मापन करता है। और ओम मीटर जो होता है ये कितने प्रतिरोध का मापन करता है, ठीक है ना, मध्यम प्रतिरोध का मापन करता है, याद रखना, ठीक है ना। किस प्रतिरोध का, मध्यम प्रतिरोध का मापन करता है, ठीक है दोस्त। तो जो एमीटर होता है इसको हम कैसे जोड़ते हैं, इसको हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना, परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ओम जो मल्टीमीटर होता है इसको स्थिति के अनुसार जोड़ते हैं। अगर वोल्टता मापनी है तो समांतर में, धारा मापनी है तो श्रेणी में, और प्रतिरोध मापना है तो प्रतिरोध के, ठीक है ना, प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखना। और मेगर जो होता है इसको हम सीधे डायरेक्ट दो पिन होते हैं, एक का नाम, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, और इनमें एक का नाम होता है ई और दूसरे का नाम होता है एल। जो मेगर होता है इसकी गति कितनी होती है, तो दोस्त मेगर की जो गति होती है ये 160 आरपीएम होती है, याद रखना, ठीक है ना, 160 आरपीएम होती है मेगर की गति। मेगर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, मेगर जनरली 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हैंड ड्राइव मेगर, ठीक है ना, एक होता है हैंड ड्राइव, एक होता है ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर, ठीक है ना, टीआरएम, ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर, हैंड ड्राइव मेगर। इसमें क्या होता है, इसमें शुष्क बैटरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, इसमें शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है, याद रखना। इस मेगर में शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। और सेल कितने वोल्ट की होती है, 3 वोल्ट या 6 वोल्ट की होती है, ठीक है ना। सेल कितने वोल्ट की होती है, 3 वोल्ट या 6 वोल्ट की सेल उपयोग की जाती है।
3 वोल्ट की सेल इसमें कितना वोल्टेज उत्पन्न करती है, ठीक है ना। 3 वोल्ट की सेल जो होती है ये 500 वोल्ट के लिए होती है, और 6 वोल्ट की सेल जो होती है ये कितने वोल्ट के लिए होती है, 1000 वोल्ट के लिए होती है। अगर मेगर तुम्हारा 500 वोल्ट का है तो 3 वोल्ट की सेल लगेगी, अगर मेगर 1000 वोल्ट का है तो 6 वोल्ट की सेल लगेगी इसमें, ठीक है ना। शुष्क सेल, ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर, और ये होता है हैंड ड्राइव मेगर। हैंड ड्राइव मेगर में, ठीक है ना, ऊर्जा के लिए हम कौन सा लगाते हैं, डीसी शंट, ठीक है ना, जनित्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, याद रखना। डीसी शंट जनित्र का उपयोग किया जाता है। जो मेगर होता है 2 प्रकार का होता है, याद रखना, ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है, ठीक है ना, हैंड ड्राइव मेगर और ट्रांजिस्टराइज्ड मेगर। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया गया है एक 6 पोल, यहाँ पर P बराबर 6 हो गया, ठीक है ना। फिर लिखा है सिंप्लेक्स, ठीक है ना, सिंप्लेक्स। ये लिखा है आपका लैप बाइंडिंग, आंसर आपको यहीं से मिलेगा। लैप बाइंडिंग वाली डीसी मशीन में कितने समांतर पथ होते हैं, तो दोस्त यहाँ पर लैप बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो लैप बाइंडिंग में जो समांतर पथ होते हैं ना, इसको हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। समांतर पथ को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, पोलों को हम पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे जो समांतर पथ होते हैं ना, इसमें लैप बाइंडिंग में, ठीक है ना, लैप बाइंडिंग में समांतर पथ होते हैं, ठीक है ना, समांतर पथ ए, ठीक है ना, समांतर पथ ए बराबर, और जो ध्रुव होते हैं क्या, पोल, ठीक है ना, जो ध्रुव होते हैं क्या, पी, और इनटू होता है प्लेक्स, ये याद रखना, ठीक है ना, इनटू होता है प्लेक्स। अब चलते हैं दोस्त, तो इससे आपको बड़े आराम से निकालने में कोई परेशानी होगी, चाहे जैसा प्रश्न आएगा आप निकाल पाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, सिंप्लेक्स का मतलब होता है 1, डुप्लेक्स का मतलब होता है 2, ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोलों की संख्या कितनी दी गई, हमको समांतर पथों की संख्या ए निकालनी है। पोलों की संख्या कितनी दी गई, 6, और बाइंडिंग कौन सी है, सिंप्लेक्स है, मतलब एक परत है। प्लेक्स का मतलब यहाँ परत भी होता है, ठीक है ना दोस्त, क्या होता है, परत भी होता है। कितना परत की कुंडलन की गई है, तो यहाँ पर आपके समांतर पथों की संख्या दोस्त कितनी आ जाएगी, समांतर पथों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर यहाँ पर सिंप्लेक्स न लिख करके डुप्लेक्स लिख देता तब क्या होता है, ये हो गया आपका सिंप्लेक्स के लिए, ठीक है ना, सिंप्लेक्स के लिए, ठीक है ना, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है ना, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए। अब यहाँ पर सिंप्लेक्स के स्थान पर अगर डुप्लेक्स आ जाता, ठीक है ना, डुप्लेक्स आ जाता, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है ना, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, दोनों के लिए दोस्त अलग अलग होता है ये, ठीक है ना। तो डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, तो पोल हम यही मान ले रहे 6, और इनटू हो जाएगा 2, ये लिखा है डी यू, तो मतलब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर यहीं पर ट्रिप्लेक्स पूछेगा, ठीक है ना, ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में, ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में, ठीक है ना, लैप बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, लैप वाइंडिंग, ठीक है ना, लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या ए बराबर कितनी होगी आपकी, तो यहाँ 6 इंटू, ये देखो ट्री लिखा है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी क्वाड्रैक्स में भी निकालते हैं तो 4 6 चौको 24 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ना हमेशा आता है यूपीपीसीएल के पेपर में, तो आप लोग इसको याद रखना। ये मैंने अभी बताया किसके लिए, लैप बाइंडिंग के लिए। एक बात और बताते हैं, अगर ये मान लो सब आप भूल गए तो कैसे याद रखेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखिए एक बार, LAP, ये लिखिए, यहाँ बराबर का निशान लगा दीजिए केवल, ठीक है ना। लैप आपने लिखा क्योंकि बाइंडिंग ये लैप है, ठीक है ना, ये बाइंडिंग आपकी लैप है और आपने लैप लिख लिया, तो लैप लिखा तो ए बराबर P लिख दिए। जो सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है ना, उसमें समांतर पथों की संख्या जो होती है ये पोलों की संख्या के बराबर होती है, यहाँ लिखा है लैप में, ठीक है ना। तो इस L का क्या मतलब है, इस L का मतलब इसमें है कि जो वोल्टेज होता है ना, ठीक है ना, जो वोल्टेज होता है ये कैसा होता है, ये निम्न होता है। लैप बाइंडिंग में वोल्टेज निम्न होता है, तो धारा क्या हो जाएगी, तो दोस्त यहाँ पर धारा जो होती है I, ये क्या होती है, ये अधिक होती है। जब वोल्टेज निम्न होता है तो मशीनें कैसी होती हैं, तो मशीनें दोस्त यहाँ पर छोटी होती हैं, ठीक है ना। मशीनें कैसी होती हैं, तो मशीनें यहाँ पर होती हैं कैसी, छोटी होती हैं, ठीक है ना। छोटी मशीनों में हम किस बाइंडिंग का उपयोग करते हैं, छोटी मशीनों में हम लैप बाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और जब धारा का मान यहाँ पर अधिक होगा तो वाइंडिंग आपकी कैसी हो जाएगी, धारा का मान यहाँ पर जब अधिक होगा, ठीक है ना, तो वाइंडिंग कैसी हो जाएगी दोस्त, तो वाइंडिंग हो जाएगी आपकी समांतर, ठीक है ना। ये समांतर कुंडलन होती है, ठीक है, समांतर कुंडलन होती है। इसी के विपरीत में चलते हैं, ठीक है ना, इसी के विपरीत में चलते हैं। अगर यहाँ पर ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया किसका, लैप के लिए। अब यदि यहाँ पर वेव दे दिया,
ठीक है ना, वेव बाइंडिंग दे दिया, और वेव बाइंडिंग के लिए, ठीक है ना, वेव बाइंडिंग के लिए ध्रुवों की संख्या p मान लीजिए, ठीक है ना, ध्रुवों की संख्या p मान लीजिए, समांतर पथ आपके a हो गए। तो यहाँ पर जो समांतर पथ जो होते हैं, ठीक है ना, समांतर पथ जो होते हैं वो किस पोजीशन में हम लोग निकालेंगे, तो वेव बाइंडिंग के लिए देखते हैं। तो वेव बाइंडिंग में भी फॉर्मूला होता है आपका समांतर पथ बराबर, ठीक है ना, क्या होता है, समांतर पथ बराबर, समांतर पथ ए बराबर यहाँ होता है 2 × प्लेक्स, याद रखना दोस्त, ठीक है ना, 2 × प्लेक्स होता है। जबकि लैप बाइंडिंग में क्या होता है, लैप बाइंडिंग में होता है p × प्लेक्स, ठीक है ना, p × प्लेक्स। और वेव बाइंडिंग में क्या होता है, वेव बाइंडिंग में होता है a बराबर 2 × प्लेक्स, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब यदि हम सिंप्लेक्स के लिए लेते हैं, ठीक है ना, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, ठीक है ना, वेव का मतलब होता है तरंग, ठीक है ना, तरंग कुंडलन होती है ये, ठीक है। सिंप्लेक्स तरंग कुंडलन में क्या होता है, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग, ठीक है ना, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग लिखते हैं, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग, ठीक है ना। सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में क्या होता है, सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग में जो समांतर पथ होंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 1 = 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर सिंप्लेक्स के स्थान पर डुप्लेक्स हो जाए, ठीक है ना, डुप्लेक्स हो जाए, डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग में, तो इसमें ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर आएगा 2 × 2 = 4, किसके लिए हम देख रहे हैं, तरंग कुंडलन के लिए, ठीक है ना। और यहीं पर अगर ट्रिप्लेक्स आ जाए, ठीक है, ट्रिप्लेक्स आ जाए, तो ट्रिप्लेक्स में वेव बाइंडिंग के लिए समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त, तो यहाँ हो जाएगी 2 × 3, जितना प्लेक्स बोले हम उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका बेसिक फॉर्मूला ये है, इससे हम बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, समांतर पथों की संख्या 6 होती है। अगर यहीं पर क्वाड्रिलेक्स दे दे, ठीक है ना, क्वाड्रिलेक्स दे दे, क्वाड्रिलेक्स, अगर ये क्वाड्रिलेक्स दे दे तो यहाँ पर आपके समांतर पथ कितने हो जाएंगे, ए बराबर हो जाएगा 2 × 4 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर 6, और डुप्लेक्स में 4 और सिंप्लेक्स में 2। तो दोस्त यहाँ से आप बड़े आराम से याद रखें। अब चलते हैं, जो समांतर कुंडलन होती है ना, ये कैसी होती है, जो समांतर जो वेव बाइंडिंग होती है, ये वेव बाइंडिंग किस टाइप की बाइंडिंग होती है दोस्त, जो वेव बाइंडिंग होती है ये कैसी होती है, यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, तरंग कुंडलन जो होती है ना ये कैसी होती है, समांतर कुंडलन होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अब जो लैप बाइंडिंग होती है ये समांतर कुंडलन होती है, जो तरंग कुंडलन होती है ये कैसी होती है, ये श्रेणी कुंडलन होती है, ठीक है ना। जो तरंग कुंडलन होती है इसको हम श्रेणी कुंडलन भी कहते हैं, श्रेणी कुंडलन भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, धारा का मान क्या होता है, कम होता है। जब वोल्टेज का मान ज्यादा होता है तो इसको हम किस पर उपयोग करते हैं, बड़ी मशीनों पर, ठीक है ना, बड़ी मशीनों पर, बड़ी मशीनों पर इस कुंडलन का उपयोग किया जाता है। मशीनें कौन सी होंगी, यहाँ भी डीसी होंगी, और मशीनें आपकी यहाँ भी डीसी होंगी। डीसी मशीनों पर लैप और वेव बाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। जो लैप और वेव बाइंडिंग है, ठीक है ना, जो लैप एंड वेव, ठीक है ना, लैप और वेव बाइंडिंग है, इनको हम संयुक्त रूप से किस बाइंडिंग के रूप में रखते हैं, ठीक है ना, तो इनको जो है ना ड्रम बाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है ना, ड्रम कुंडलन कहा जाता है। ड्रम बाइंडिंग के ये हिस्से हैं, ठीक है ना, ड्रम बाइंडिंग, जो ड्रम टाइप की बाइंडिंग है उसको क्या कहा जाता है, लैप और वेव संयुक्त रूप से कहते हैं, ठीक है ना। जो ड्रम बाइंडिंग है उसके दो प्रकार की होती है, एक लैप प्रकार की और दूसरी वेव प्रकार की होती है, ठीक है, याद रखना। और आगे चलते हैं, इसमें हम विद्युत वाहक बल, तो लैप बाइंडिंग के लिए आपका ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दोस्त लैप बाइंडिंग के लिए ईएमएफ का जो फॉर्मूला होगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लिखेंगे, इसमें ईबी बराबर बैक ईएमएफ आपका जो निकलेगा, ईबी = आपका निकलेगा क्या, ये होता है आपका फाई जेड एन, और कुछ नहीं होगा बटे 60 होगा, बस इतना होगा, ठीक है ना। लैप बाइंडिंग के लिए इतना होता है। और तरंग कुंडलन के लिए कितना होता है, तरंग कुंडलन के लिए होता है आपका ईबी बराबर बैक ईएमएफ = यहाँ हो जाएगा आपका फाई जेड एन पी बटे 120 होता है, ठीक है ना, 120 होता है। और यहाँ क्या लिखेंगे, वोल्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर एक बैक ईएमएफ एक शब्द आया है, विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। जो विरोधी विद्युत वाहक बल होता है ना, इसमें जो वोल्टेज होता है ये विरोधी विद्युत वाहक बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये लेंज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। लेंज के कारण इसको जो है ना ये नाम दिया गया विरोधी विद्युत वाहक बल, ठीक है दोस्त, तो याद रखना है, ठीक है। जितना यहाँ पर विरोधी विद्युत वाहक बल है, इसको ईबी जो बैक ईएमएफ होता है ईबी, इसको अन्य हम किस नाम से जानते हैं, इसको गवर्नर कहते हैं, ठीक है ना, गवर्नर कहते हैं। इसी को हम काउंटर ईएमएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, काउंटर ईएमएफ कहते हैं,
काउंटर ईएमएफ कहते हैं, काउंटर ईएमएफ। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है, इसमें कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 आएगा, क्योंकि ये लैप बाइंडिंग के लिए पूछा गया था। लैप बाइंडिंग में सिंप्लेक्स में जितने पोल होते हैं उतने ही समांतर पथ होते हैं, उतने ही समांतर पथ होते हैं। ठीक है, चलिए, क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? जब नहीं समझ में आ रहा तो दोस्त जुड़िए हमारे चैनल से। ठीक है, जुड़िए हमारे चैनल से, हम आपको प्रत्येक पॉइंट बहुत बारीकी से समझाएंगे, पेपर के ऊपर समझाएं या किसी भी प्रकार से समझाएं, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन से। सिंक्रोनस मशीन के लघु परिपथ परीक्षण के दौरान लघु परिपथ परीक्षण हानि के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार होता है? तो दोस्त याद रखना, यहाँ पर आपके चारों पॉइंट जो है ना ये जिम्मेदार होते हैं, वायु घर्षण और घर्षण हानि, परिणामी वायु अंतराल फ्लक्स, ठीक है ना, और आर्मेचर क्षरण फ्लक्स, ठीक है ना, और ये यहाँ पर दिया गया है आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है ना, एसी आर्मेचर वाइंडिंग में लघु परिपथ धारा के कारण, ठीक है ना, कौन सा I स्क्वायर R उत्पन्न हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ दिया गया है नॉन इन्वर्टिंग, एक विशिष्ट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को क्या कहा जाता है जिसमें समस्त आउटपुट वोल्टता को ऑपरेशन एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग में बाईपास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा कि दोस्त, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसकी जितनी भी आउटपुट वोल्टेज बनेगी, ठीक है ना, जितनी भी आउटपुट वोल्टेज बनेगी उसको क्या करते हैं, वापस नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है ना, वापस क्या बोला, इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग यूनिट में दे दिया जाता है। तो इन्वर्टिंग किसको कहते हैं? धनात्मक टर्मिनल को, ठीक है ना। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल किसे कहते हैं? ऋणात्मक टर्मिनल को, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, ये ग्राउंड कर देते हैं। अब जो ये कंडीशन बनाई गई है इसको हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये कंडीशन बना। अब इस स्थिति में, ठीक है ना, ये वोल्टेज फॉलोवर कहलाता है। ये आपका चित्र बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे? वोल्टेज फॉलोवर के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे तापन तत्व, हीटिंग एलिमेंट का वांछनीय गुण नहीं है? यहाँ बोला है विशिष्ट उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, ये उच्च होना चाहिए, ठीक है ना। उच्च ऑक्सीकारक तापमान, ये टेम्परेचर जो है ना ये हाई होना चाहिए, ठीक है ना। उच्च तन्यता, जो तनन सामर्थ्य है ये हाई होना चाहिए। और नम्यता मतलब होता है उसकी जो नर्म होता है वो चीज, मतलब नर्म होता है या मुलायम होता है वो चीज होता है, ठीक है ना। और ये क्या दिया, ये गलत दिया गया, प्रतिरोध का उच्च ताप गुणांक, ठीक है ना। ताप गुणांक जो होता है ये दोस्त अल्फा 0 होता है, और इन धातुओं के लिए ताप गुणांक का मान लगभग 0 होता है। जो हाई टेम्परेचर पर जो उपयोग में लाई जाती हैं धातुएं, जैसे क्या, यूरेका, ठीक है ना, जैसे यूरेका, मैग्नीन, ठीक है ना, मैग्नीन, नाइक्रोम, कैंथाल, ठीक है ना, कैंथाल, मोलिब्डेनम, ठीक है ना, कौन सा, मोलिब्डेनम, ये सभी उच्च तापमान, ठीक है ना, उच्च तापमान प्रदान करने वाली धातुएं। तो होता क्या है, इनका सबका जो प्रतिरोध जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा 0 होता है, इसी को दोस्त हम आरटीसी भी कहते हैं, ठीक है ना। जो अल्फा 0 होता है इसी को हम आरटीसी भी कहते हैं। इनका वैल्यू कितना होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है अल्फा 0, ये धनात्मक किसका होता है और अल्फा 0 ऋणात्मक किसका होता है? धनात्मक होता है दोस्त शुद्ध धातुओं का, ठीक है ना। शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है ना। और कौन सी, जो कुचालक होते हैं, क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, कुचालक कामा अर्धचालक, ठीक है ना, कुचालक, अर्धचालक, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो इनका सबका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है दोस्त? ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। शुद्ध धातुएं हो चाहे मिश्र धातुएं हो, कौन सी धातुएं? मिश्र धातुएं,
इनका सबका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है ना, मिश्र धातुओं का। अब होता क्या है, शुद्ध धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये धनात्मक होता है जब, होता क्या है कि जब तापमान बढ़ता है, ठीक है ना, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो शुद्ध धातुओं का जो रेजिस्टेंस होता है ना ये भी धीरे 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 बढ़ता है। किसका, शुद्ध धातुओं का धीरे धीरे बढ़ता है जब टेम्परेचर का मान बढ़ता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का मान बढ़ता है मतलब अल्फा जीरो जो है ना ये कैसा है, धनात्मक है। जब टेम्परेचर का मान, जब टेम्परेचर का मान बढ़ता है, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, ये घटे। तो उस समय प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा है, जीरो है, ये कैसा है, ऋणात्मक है। और ये स्थिति उत्पन्न होती है अर्धचालक में, विद्युत अपघट्ट में और कुचालक। दोस्त समझ गए होंगे, तो यहाँ जो उच्च प्रतिरोध या हम कहेंगे उच्च प्रतिरोधी जो धातुएं होती हैं, हीटिंग एलिमेंट जिनके बनाए जाते हैं, भट्टियों के मोटे मोटे एलिमेंट बनाए जाते हैं, उनके सबके जो एलिमेंट होते हैं तो उनका सबका प्रतिरोध ताप गुणांक जो अल्फा जीरो होता है ये कैसा होता है, ये लगभग शून्य होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। दोस्त इस क्वेश्चन को देख लेंगे थोड़ा सा, थर्मल पावर जो पावर प्लांट है उस बुक में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया गया तुल्यकाली मोटर के वोल्टता नियमन को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तुल्यकालिक प्रतिबाधा विधि को भी कहा जाता है। तो ईएमएफ विधि के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं। इसमें जो प्रतीक दिया गया है इस प्रतीक को आपको पहचानना है। तो दोस्त यहाँ पर आंसर तो आपका डायरेक्ट ही दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम बैरेक्टर डायोड के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है कि इसमें यहाँ पर देख रहे हैं ये जो कंडीशन बनाई गई है, ये जो कंडीशन बनाई गई है ये किसके जैसी लग रही है, ये आपकी संधारित्र के जैसी लग रही है, ठीक है ना, ये आपके संधारित्र के जैसी लग रही है। तो ये संधारित्र जो होता है, तो जो जो ये डायोड होता है, कौन सा, जो बैरेक्टर डायोड होता है, ये किसकी भांति कार्य करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपयंत्रों में, ठीक है ना, संधारित्र की भांति व्यवहार करता है, कैपेसिटर की भांति व्यवहार करता है बैरेक्टर डायोड, ठीक है ना। बैरेक्टर डायोड जो होता है ये कैपेसिटर की भांति व्यवहार करता है, परंतु इसका एक अन्य नाम और होता है। बैरेक्टर डायोड को हम बैरी कैप डायोड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, बैरी कैप डायोड, ठीक है ना, बैरी कैप डायोड के नाम से भी इसे जाना जाता है, याद रखना है, बैरी कैप डायोड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब इसका अभिलक्षण वक्र कैसा होता है, तो दोस्तों ये जो होता है रिवर्स बायस पर कार्य करने वाली युक्ति है, ठीक है ना, और इसका अभिलक्षण वक्र कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, और ये बनता है किसमें, दूसरे चतुर्थांश में बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। यहाँ होता है आपका सी मिनिमम कैपेसिटेंस होती है और यहाँ होता है सी मैक्सिमम, और इधर क्या होता है, ये वोल्टेज होती है, ठीक है ना। रिवर्स बायस के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर ये एरो आपको पीछे की तरफ लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या यहाँ दिया गया है, जीनर डायोड दिया है। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं, ठीक है ना, इसको हम रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है ना, रेगुलेटर भी कहा जाता है। और इसका जो संकेत चिन्ह है ये कैसा होता है दोस्त, तो इसमें जेड बना होता है, ठीक है ना, इसमें जेड की कंडीशन बनी होती है और यहाँ पर आपका एनोड होता है, यहाँ पर कैथोड होता है। इसमें भी इधर एनोड होता है और इधर कैथोड होता है, परंतु ये पी एन क्यों लिखे हैं, पी मतलब होता है दोस्त पॉजिटिव सिरा और एन मतलब होता है नेगेटिव सिरा, यहाँ फेज और न्यूट्रल नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका फोटोडायोड। तो दोस्त जो फोटोडायोड होता है इसका उपयोग हम किस में करते हैं, कैमरे में करते हैं, ठीक है ना, कैमरे में करते हैं सेंसर के रूप में। और फोटोडायोड का जो फोटोडायोड का जो संकेतक होता है ये कैसा होता है, फोटोडायोड का संकेतक होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। इसमें दो प्रकाश की किरणें अंदर की ओर 2 या 3 आपको दिखाई देंगी और इसमें ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। तो दोस्त यहीं पर अगर आपको इस प्रकार की अगर कोई एक डिवाइस बनी हुई दिखाई दे, इस प्रकार की डिवाइस अगर कोई एक बनी हुई दिखाई दे आपको, ठीक है, किस प्रकार की, ऐसी अगर कोई एक डिवाइस आपको बनी हुई नजर आए और इसके ऊपर सर्किल लगा हो, ठीक है ना, और यहाँ पर प्रकाश की किरणें आपको दिखाई दे अंदर की तरफ आती हुई, तो हम इसको किस नाम से जानेंगे, ये कौन सी डिवाइस है। तो दोस्त इसको याद रखना, इसको हम कहते हैं फोटो रजिस्टर,
ठीक है ना। इसको हम फोटो रजिस्टर के नाम से जानते हैं। टनल डायोड को हम किस नाम से जानते हैं? इसको दोस्तों हम सुरंग डायोड भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम सुरंग डायोड के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? सुरंग डायोड के नाम से। और इसका संकेत चिन्ह कैसा होता है? तो दोस्त जो टनल डायोड होता है इसमें सी आकार का चिन्ह बना होता है बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। ये आपका है टनल डायोड। ठीक है, ये होता है एनोड और ये होता है कैथोड। अथवा इसका एक चिन्ह और होता है, इसी को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से। दोनों तरफ से ये होता है। ठीक है, याद रखना है, इसको एनोड और इसको कैथोड कहते हैं। तो दोस्त ये जो है पी और एन अर्धचालकों के द्वारा बनाई जाने वाली डिवाइस। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। राइट आंसर आपका है बैरेक्टर डायोड, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में एक बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। यहाँ कोणीय वेग दिया गया है और दोस्त कोणीय वेग जो होता है, कोणीय वेग को हम ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ और इसी के बराबर यहाँ पर दिया गया 200 पाई। ठीक है ना। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए और 2 से आप इस संख्या को विभाजित कर दीजिए। यहाँ पर आपका एफ बराबर हो जाएगा आपका 200/2 और फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई कितनी? तो दोस्त फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 100 हर्ट्ज। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आपको लगे कि हमको बहुत कुछ नया चीज मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे किसी भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को हम आपको शॉर्टकट में एकदम बताने वाले हैं। तो ये जैसे यहाँ पर दिया गया आपका कितना 20 और ये दिया गया 60 ओम। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ मत करिए, इनको आप उल्टा लिख लीजिए, इस क्रम में आप लिख लीजिए। ठीक है ना। 20 वाले को इधर और 60 वाले रेजिस्टेंस को इधर लिख लीजिए। तो ये 60 हो गया और ये 20 हो गया। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को कैंसिल कर लीजिए समान संख्या से। तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 20 से कम 20 और 20 दिया 60। यहाँ पर आपका रेशियो निकला 3:1। इनको दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल योग कितना हो गया? 4 हो गया। अब जो यहाँ पर धारा जो दी होती है ना, धारा को क्या करेंगे, इस धारा को हम इसी संख्या से विभाजित कर देंगे जो ये संख्या दी गई 4 से। इससे कैंसिल करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आई? तो ये वैल्यू आई आपकी कितनी दोस्त? यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है ना। तो यहाँ वैल्यू आपकी कितनी बची? 10 बची। अब जो ये वैल्यू निकल करके 10 आई है ना, अब इसी वैल्यू का इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके साथ में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 30 एम्पियर और ये हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। अब प्रश्न में पूछा गया है 60 ओम का, तो 60 ओम का आंसर हो गया दोस्त कितना? जो 60 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगाया है इसका आंसर हो गया कितना? 10 एम्पियर। और जो 20 ओम का आपने रेजिस्टेंस लगाया है 20 ओम का आंसर हो गया कितना? 30 एम्पियर। राइट आंसर 60 ओम के प्रतिरोधक में पूछा गया, राइट आंसर हो गया आपका 10 ओम। समझ में आई बात? ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी भी दिए, बहुत ही आसान मेथड है। और इसको हम अप्लाई करेंगे कब? समांतर की स्थिति में। जब यहाँ श्रेणी की पोजीशन दे दे तो दोस्त चाहे 20 के लिए पूछेगा चाहे 60 के लिए पूछेगा, यहाँ समांतर के स्थान पर यदि उसने श्रेणी लिखा, जैसे ही उसने श्रेणी लिखा, चाहे वो फिर समांतर रहे और चाहे वो 20 ओम रहे चाहे 60 ओम रहे चाहे फिर वो कोई भी ओम रहे, आपकी धारा सबके लिए बराबर रहेगी, क्योंकि श्रेणी परिपथ में, ठीक है ना, श्रेणी परिपथ में धारा का मान एक समान होता है। इसलिए समांतर परिपथ में थोड़ा सा क्रिटिकलिटी होती है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करिए, आपका आंसर बड़े आराम से निकल करके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसको भी देखो हम शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं, बहुत आसान से आ जाएगा। यहाँ 3 प्रतिरोध हैं और इनको किस क्रम में जोड़ा गया? डेल्टा क्रम में जोड़ा गया। आपको चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। डेल्टा क्रम में जोड़ा गया, इसको आपको डेल्टा से क्या बनाना है? स्टार बनाना है। और ये क्वेश्चन किसका है? रेजिस्टेंस का है, ठीक है ना। और वैल्यू कितनी दी गई है? प्रत्येक डेल्टा के प्रत्येक भुजा की वैल्यू कितनी दी गई है? 27 दी गई है। एक छोटी सी 2 अक्षर है, उनको याद रखना है। तो D बराबर होता है 3s, ठीक है ना। D बराबर होता है 3s। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस की प्रत्येक की दी गई है, कितना देंगे? 27। इधर कितना रख देंगे? 3s रख देंगे। 3 से इसको आप विभाजित कर दीजिए तो इधर 9 आ जाएगा और इधर आपका ये s का वैल्यू बचा। दोस्त बड़े आराम से हल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहीं पर ये मैंने किसके लिए बताया आपको? रेजिस्टेंस के लिए बताया। ये आपका है प्रतिरोध के लिए। ध्यान देना, जब प्रतिरोध किस में जोड़े जाएं?
ठीक है ना, जब प्रतिरोध आपके डेल्टा में जोड़े जाएं और आपको डेल्टा में जाना है, डेल्टा से स्टार में जाना है, चाहे आप इससे डेल्टा से स्टार में जाइए, चाहे आप स्टार से डेल्टा में जाइए। अगर मान करके चलिए कि यहाँ पर स्टार का वैल्यू दे देता है तो हम यहाँ पर रख देते हैं, डेल्टा का वैल्यू आपका निकल के सामने आ जाता है। ठीक है, अब ये संधारित्र के अगर लिया जाए, ठीक है ना, संधारित्र के लिए अगर आ जाए, तो संधारित्र के लिए अगर ये आ गया तब हम क्या करेंगे, संधारित्र के लिए आ गया तो ये जो 3 का अंक है ना इसको दूसरी तरफ कर दीजिए, तो आप कर दीजिए 3D बराबर S। अगर मान लीजिए कि एक संधारित्र है, ठीक है ना, एक कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, ठीक है ना, जो संधारित्र है उसमें कितने संधारित्र, 3 संधारित्रों को, कितने, 3 संधारित्रों को किस में जोड़ा गया, डेल्टा में जोड़ा गया, और प्रत्येक भुजा पर, ठीक है ना, प्रत्येक भुजा पर कितना लगाया गया, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर संयोजित किया गया, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू स्टार में, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस डेल्टा से आपको स्टार बदलना है, तो डेल्टा से जब स्टार बदलेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दोस्त यहाँ लिखेंगे आप 3D बराबर S लिख देंगे, डेल्टा की वैल्यू दी गई है तो 3 गुणे 2 कर देंगे, स्टार की प्रत्येक भुजा निकल करके कितनी आ जाएगी दोस्त, 6 माइक्रोफैरड आ जाएगी। बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ क्या दिया गया, सीआरओ दिया गया, कैथोड किरण कंपनदर्शी, इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है ना। याद रखना, इसका प्रयोग किसे मापने के लिए नहीं किया जाता है, तो दोस्त इसके द्वारा हम शक्ति का मापन नहीं कर सकते। वोल्टेज का मापन कर सकते हैं, कौन सी वोल्टेज, एसी ऑब्लिक डीसी वोल्टेज मापन कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी का मापन कर सकते हैं, कितने से, ये फ्रिक्वेंसी का मापन हम कर सकते हैं 6 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है ना, 6 मेगाहर्ट्ज तक, परंतु प्रोब की सहायता से, ठीक है ना, प्रोब की सहायता से ये फ्रिक्वेंसी हम 100 मेगाहर्ट्ज तक माप सकते हैं, ठीक है ना, प्रोब की सहायता से 100 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति माप सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तो फेज पोल है, ठीक है ना, फेज सीक्वेंस, फेजर कोण भी हम माप सकते हैं, ये फ्रिक्वेंसी के लिए याद दिया गया, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसी भी हम माप सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो याद रखना, इसके द्वारा हम शक्ति का मापन नहीं कर सकते, पावर का मेजरिंग यहाँ से नहीं किया जा सकता है। अब जो सीआरओ होता है, सीआरओ इसका हृदय क्या है, सीआरओ का हृदय क्या है, सीआरओ का जो हृदय होता है ना इसको किस नाम से जानते हैं, सीआरटी के नाम से जानते हैं, कैथोड रे ट्यूब होता है दोस्त, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय रूप से वियोजित कुंडलियों के लिए युग्मन कारक, युग्मन कारक क्या होता है, के होता है, ठीक है ना, का मान क्या होता है। तो दोस्त आपको बता दें, जो वियोजित है ना इसके लिए के का मान होता है आपका 0, क्योंकि कोई भी कुंडली जो है ना, ये कुंडली आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ी है, इसमें इसका फ्लक्स इसके पास नहीं जा रहा है, चुंबकीय रूप से वियोजित बोला है, ठीक है ना, तो 0 होगा। अगर ये चुंबकीय रूप से संयोजित है इसका मान 1 होगा। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, के बराबर होता है दोस्त m बटे अंडर रूट L1 L2, दोनों कुंडलियों का प्रेरकत्व और म्यूचुअल गुणांक होगा, उससे हम कपलिंग फैक्टर के का वैल्यू निकाल सकते हैं। के का वैल्यू वैसे होता है कितना, 0 से 1 के बीच होता है, याद रखना। जो कपलिंग गुणांक के होता है इसका वैल्यू हमेशा 0 से इकाई के बीच होता है, ठीक है, याद रखना। यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, एम बराबर क्या आएगा आपका, के अंडर रूट L1 L2 आएगा, और इसका मात्रक जो है ना ये हेनरी होता है, ठीक है ना, हेनरी होता है इसका मात्रक। और जो कपलिंग गुणांक के होता है इसका मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि है, ठीक है ना, मात्रकहीन राशि है। चलिए राइट आंसर आपका शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां बोला है कि धारावाही चालक क्लिप ऑन मीटर के जबड़े के चारों ओर 8 बार लपेटा लगाया गया है। क्लिप ऑन मीटर का पाठ्यांक 50 है। चालक धारा, ध्यान देना, चालक धारा का वास्तविक मान क्या है, तो हम क्या करेंगे, जो ये टोटल धारा है ना इसी में हमको एक चालक की धारा निकालनी है। यहाँ किसकी दी गई, 8 चालक दी गई, ठीक है ना, 8 चालक की धारा, ठीक है ना, 8 चालक की धारा बराबर कितनी है, 50 है। तो एक चालक की आप धारा निकालेंगे तो कितनी आएगी, एक चालक की धारा बराबर कितनी आएगी, एक चालक की धारा बराबर आएगी आपकी कितनी, 50/8, कैंसिल कर देंगे, आपका हो जाएगा 25/4। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे तो आपका 6.25, ठीक है ना, एम्पियर, इतनी धारा आ जाएगी। अब ये क्लिप ऑन जो टेस्टर होता है ना इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्लिप ऑन टेस्टर जो होता है इसको हम टोंग टेस्टर कहते हैं, ठीक है ना दोस्त, याद रखना, टोंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं, टोंग टेस्टर के नाम से। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना ये सीटी के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना, सीटी के सिद्धांत पर कार्य करता है, यार। चलिए
एक बात और है, जो क्लिप ऑन टेस्टर होता है ना, ये एक और होता है। जो टोंग टेस्टर होता है ये एक और होता है, इसका उपयोग, ये टोंग टेस्टर जो होता है ना, एक और होता है। टोंग टेस्टर जो होता है ये एक और होता है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? बैटरी की चार्जिंग वोल्टता, ठीक है ना, चार्जिंग वोल्टता मापने के लिए, चार्जिंग वोल्टता मापने के लिए, ठीक है ना, चार्जिंग वोल्टता मापने के लिए हम टेस्टर का उपयोग करते हैं, जो सेकंड वाला टॉक टेस्टर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया गया? रेस्तरां और मॉल में प्रकाश व्यवस्था का एक उदाहरण है। तो वाणिज्यिक लोड होता है दुकान के लिए, ये बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी दुकान है, ठीक है ना, बड़ी दुकान है, आटा चक्की है, नलकूप है, ठीक है, नलकूप के लिए कृषि लोड होता है, ठीक है ना। तो जो दुकानें होती हैं उन सभी प्रकार की दुकानों के लिए, और होटल होते हैं उनके सबके लिए वाणिज्यिक लोड आता है, कॉमर्शियल लोड कहते हैं इसे। ठीक है, याद रखना। औद्योगिक लोड नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर आपका वाणिज्यिक कॉमर्शियल लोड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है यहाँ पर? प्योर रेजिस्टेंस लिखा है दोस्त, याद रखना है। प्योर रेजिस्टेंस लिखा है और इसमें बोला है कि जो ज्या तरंग है इसमें वोल्टेज, ठीक है ना, द फेजर डिफरेंस बिटवीन क्या? वोल्टेज एंड करंट। धारा और वोल्टेज के बीच में फेजर कोण क्या होता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुद्ध प्रतिरोध होते हैं ना, इसमें करंट और वोल्टेज जो दोस्त होती है ये कैसे चलती है? ये इन फेज में चलती है। करंट और वोल्टेज जो होती है ये दोनों की दोनों इन फेज की पोजीशन में चलती हैं। तो यहाँ पर फेजर कोण कितना हो जाएगा दोस्त? फेजर कोण आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 डिग्री हो जाएगा। और जब फेजर कोण 0 डिग्री होता है तो पावर फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? कास फाई का मान जो है ना, कास फाई का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, क्योंकि कास 0 का मान इकाई होता है। इसका वेक्टर डायग्राम क्या कहेगा? वेक्टर डायग्राम में ये धारा और वोल्टेज जो होती है एक ही फेज में होती है, इसलिए इसका वेक्टर सदिश आरेख जो होता है ना, ठीक है ना, सदिश आरेख होता है। सदिश आरेख को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना, सदिश आरेख को कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्योर रेजिस्टिव के स्थान पर शुद्ध क्या, जो शुद्ध है ये शुद्ध धारितीय परिपथ हो जाता है, ठीक है ना, शुद्ध धारितीय हो जाता है, शुद्ध धारितीय परिपथ, शुद्ध धारितीय परिपथ हो जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर डायग्राम कैसा बनता? इस प्रकार से बनता। करंट कहाँ रहती है? यहाँ। वोल्टेज कहाँ रहती है? यहाँ। एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। पावर फैक्टर कितना हो जाता है? cos फाई का cos 90 का मान दोस्त कितना होता है? यहाँ पर लिख लेंगे हम cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। अगर cos 0 है तो पावर कितना हो जाएगा? P इक्वल टू वी आई cos फाई, ठीक है ना, हो जाएगा आपका वी आई इंटू 0 बराबर टोटल पावर आपका 0, पावर फैक्टर 0, और पावर फैक्टर कितना होगा? यहाँ से होगा 0, लीडिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट आगे और वोल्टेज आपकी पीछे है, वोल्टेज पीछे और धारा यहाँ पर आगे है। अब यहाँ पर शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के स्थान पर शुद्ध धारितीय हो जाता है। कौन सा हो जाता? शुद्ध धारितीय के स्थान पर हो जाता क्या? शुद्ध प्रेरकीय हो जाता, ठीक है ना, शुद्ध प्रेरकीय हो जाता। तो क्या होता है? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में क्या हो जाता है? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो आपका वेक्टर डायग्राम बनता है ये कैसा बनता है? ऐसा। यहाँ क्या होता है? करंट, यहाँ क्या होता है? वोल्टेज। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। और पावर फैक्टर क्या हो जाता है? ये पावर फैक्टर आपका हो जाता है इक्वल टू cos 90 डिग्री और बराबर हो जाता है आपका 0 लैग, ठीक है ना, 0 पक्षगामी। क्योंकि धारा जो है ना, ये धारा किधर है? आपके पीछे है वोल्टेज से, ठीक है ना, धारा वोल्टेज से पीछे है। तो इसमें पावर कितना हो जाता? पावर भी यहाँ पर 0 हो जाता, जैसे यहाँ पर ऊपर पावर निकाले थे, ठीक है ना। पावर और पावर फैक्टर किसमें? शुद्ध धारितीय परिपथ में, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में 0 होते हैं। जबकि यहाँ पर फेजर डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है, पावर फैक्टर इकाई होता है, और इनके दोनों के मध्य में फेजर कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसमें भी आपका 90 डिग्री होता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अभी आपको एक ऊपर क्वेश्चन करवा गए जस्ट उसी की जैसा है। क्या करेंगे? ये दोनों रेजिस्टेंस को हम उल्टा करके लिखेंगे। पहले 25 इधर लिख लीजिए और क्या करिए? 15 इधर लिख लीजिए, 50 इधर लिख लीजिए। अब 25 और 50 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करेंगे? इनको हम 2 से काट देंगे, पूरी संख्या कट जाएगी। ये हो जाएगा 1:2। अनुपात तो आपने यहाँ निकाल लिया, परंतु धारा तो है ही नहीं। सबसे पहले अब करंट निकालिए। तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्त? तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? करंट मतलब निकालिए। टोटल रेजिस्टेंस करंट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर I1 और I2 का वैल्यू पूछा है। एक बात और ध्यान देंगे, ध्यान, यहाँ पर पीछे वाले सर्किट में ऊपर की तरफ और आगे वाले सर्किट में नीचे की तरफ एरो लगाया है। मतलब
जब यहाँ पर प्लस ऊपर लगाया है तो धारा हमारी इधर से जाएगी, यहाँ पर आपको ये क्या हो जाएगा, दोनों एरो विपरीत हो गए, तो यहाँ पर जो करंट रहेगी ये माइनस में रहेगी, यहाँ पर जो करंट रहेगी ये प्लस में रहेगी। अब सबसे पहले टोटल करंट तो आप निकालिए, आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वी अपान आर होता है, ठीक है ना। तो टोटल आर तो आपके पास है ही नहीं, तो वोल्टेज टोटल कितना है आपका 150 है। तो टोटल आर आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 50 लिखेंगे और यहाँ पर 25 लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो दोस्त यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका 50 आएगा, इसका एक बार भाग जाएगा और इसका 2 बार, कुल मिलाकर के 3 बार भाग जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के आपका 3 बार यहाँ भाग चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50/3 हो जाएगा, यहीं पर रख देंगे, कितना 50/3 रख देंगे, 50 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू 9 एम्पियर की टोटल धारा आ गई। अब क्या करेंगे, ये जो रेशियो निकाले ना इसका हम योग कर लेंगे, कितना हो गया 3। मैंने क्या बताया था, तो टोटल धारा होती है ना उसमें हम इसी रेशियो से भाग दे देते, किसमें, टोटल जो करंट होती है उसमें हम रेशियो से भाग देते, 3 से काटेंगे तो ये 3 आया। अब इसका क्या करना है, इसको उठा करके इसमें और इसको उठा करके इसमें, दोनों में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इधर आपका हो जाएगा 3 एम्पियर और इधर हो जाएगा 6 एम्पियर। ध्यान दीजिए पीछे वाली धारा विपरीत है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, चलिए देखिए, 3 एम्पियर और -6 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर क्या दिया गया, शून्य लोड पर एक ट्रांसफार्मर में 50 वाट की क्रोड हानि होती है, यह है कितना, 2 एम्पियर की धारा लेती है और इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल 230 वोल्ट है। शून्य भार शक्ति गुणक और क्रोड हानि धारा ज्ञात कीजिए। जो आपको पावर फैक्टर निकालना है ना, तो P = VI cos phi होता है दोस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर फैक्टर का वैल्यू निकालेंगे, cos phi बराबर निकालेंगे, P का मान रख दीजिए, कितना दिया गया, ये P दिया गया, कितना है, ये आपका 50 हो गया, और बटे वोल्ट और करंट से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 230 करेंगे और इंटू कर देंगे 2, 0 0 काट दीजिए, 5 में जैसे ही आप भाग देंगे तो 0.108 आपका पश्चिगामी आ जाएगा। ये पश्चिगामी क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रोड हानि पूछा है, ठीक है ना, यहाँ पर क्रोड की बात किया हर जगह, इसलिए यहाँ पर, और शून्य भार दिया है, शून्य भार में लॉन्ग हानियां ही होती हैं और लैगिंग ही हमेशा निकलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, इस कारण से ये लैगिंग होगा, ठीक है ना। तो इतना आपका ये पावर फैक्टर क्या निकला, लैग निकला। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या पूछा है, क्रोड हानि धारा पूछा है, तो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका दूसरा आंसर सामने, ठीक है ना। पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर दूसरा आंसर बिल्कुल सामने आ जाएगा, ठीक है ना, दूसरा आंसर यहाँ है। तो दोस्त आज के ये क्वेश्चन थे, यदि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो निश्चित कर दिया करें, हमको निराश मत किया करें, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, खुश रहें, आबाद रहें और परीक्षा को बढ़िया से निकालें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।